दोस्तों नमस्कार। आज फारूक अब्दुल्ला भारत की सरकार, जनता से और मीडिया वालों से पूछ रहे थे कि अच्छे खासे डॉक्टरी की पढ़ाई किए हुए लोग कश्मीर के इन डॉक्टरों के अंदर कौन सा ऐसी परेशानी थी, कौन सी ऐसी बात थी कि आतंकवादी बन गए, और भारत सरकार को उसका जवाब देना होगा। अरे फारूक अब्दुल्ला, दिमाग है कि नहीं? तुमको क्या हो गया था जब तुम चीफ मिनिस्टर थे और घाटी के मस्जिदों से लाउड स्पीकरों पे ऐलान होना शुरू हुआ कि हिंदुओं भाग जाओ, अपनी बहन बेटियों को छोड़ के जाओ, तो तुम भाग गए थे क्योंकि तुम षड्यंत्र में शामिल थे। इन डॉक्टरों को क्या हो जाता है, और चाट फुल्की बेचने वाले कसाब को क्या हो जाता है? एक बहुत पढ़ा लिखा, एक अनपढ़। मैं बता रहा हूं क्या हो जाता है। दारुल हर्ब यानी भारत, जिसको तुम लोग मानते हो काफिरों का देश है कुरान के अनुसार, उसको दारुल इस्लाम बनाना है। यही तुम्हारा दीनी का काम है। ये तुम्हारे मुल्ला लोग बताते हो, तुम्हारे कुरान में भी ऐसा होगा। हमें नहीं पता कि क्या है, हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम तो सीधी बात जानते हैं कि उटपटांग की कोई भी शिक्षा कहीं से भी कोई प्राप्त करे, किसी भी ग्रंथ से प्राप्त करे, किसी मजहब के ग्रंथ से प्राप्त करे, अगर देश के खिलाफ उठ के खड़ा होता है तो उसको गोली से उड़ा दो। लेकिन ये जो सारी खुराफात चल रही है, एक डॉक्टर वास्तव में क्यों आतंकवादी बनता है? डॉक्टर शाहीन क्यों बनती है? तो प्रयाग से पढ़ी हुई थी, गणेश शंकर विद्यार्थी में मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर थी। तो भारत की सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई अन्याय तो नहीं किया था इसके साथ, किसी के साथ नहीं करती इस तरीके से। तो फारूक अब्दुल्ला जी, इसका एक ही जवाब है, उसको आप अपने मजहब में तलाशिए, अपने मस्जिदों की तकरीर में तलाशिए, अपनी किताबों में, अपने हदीस में तलाशिए, जहां से ऐसी शिक्षाएं दी जाती हैं। और शाहीन ने तो बोला है कि 10 साल तक बहुत डॉक्टरी हो गई, मुझे अब दीन की सेवा करनी है। तो जब ये आपके इस्लाम में लोग दीन के सेवक बनते हैं, तो जो दारा शिको जैसा होता है उसको मार डालते हो, रहीम रसखान को नकार देते हो। और जो तुम दारा शिको और रहीम रसखान जैसे लोगों को नकार देते हो, उसकी जड़ में ये फसाद है। औरंगजेब क्यों बना? गुरु तेग बहादुर को आरी से क्यों कटवा दिया था जहांगीर ने? जजिया कर क्यों लगता था? ये जो शिक्षाएं हैं ना, ये उसके जड़ में है, तुम्हारे मुल्लाओं की शिक्षाओं में ये है। इसलिए बहुत इनोसेंट टाइप सवाल मत पूछो। और मुफ्ती मोहम्मद सईद की बिटिया, उनको क्या शिकायत है? उनको भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री भी बनाया था, पर जरा सा भी मानसिकता में कोई परिवर्तन आया है क्या? वो भी ये सवाल पूछ रही हैं। अब इससे अधिक तो कोई कुछ कर नहीं सकता था कि मुफ्ती मोहम्मद सईद, जिनके कालखंड में गृह मंत्री थे, 5 लाख कश्मीरी हिंदू भाग करके रिफ्यूजी हो गए। आज भी कश्मीर में चाहे जो सुधार हुआ, अभी उनका पुनर्वास अपने मूल घरों में नहीं हुआ है, और बेशर्मों की तरह सवाल पूछ रही है। इनके जेहन में क्या है? फारूक अब्दुल्ला, आपके जेहन में क्या है? आपके जेहन में वो कूट सवाल कहां से आ रहा है कि भारत की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हो?
लेकिन तुम खुद उसी दीन के हिसाब से चल रहे हो, तुम अलतकवा कर रहे हो, तुम बड़े डेमोक्रेटिक बन रहे हो। और भारतीय सरकार को ठोकना चाहिए ऐसे लोगों को और कड़े कदम उठाना चाहिए। और कश्मीर के जितने भी विस्थापित है उनके परिवारों में जो भी 18 साल से ऊपर के नौजवान हैं और जो विस्थापित हुए हैं, सबको आम लाइसेंस परमानेंट न दें तो 10 साल के लिए एडहॉक लाइसेंस दे दें। सबको शस्त्र से ट्रेनिंग दे करके जब तक इनकी छाती पर कश्मीर की घाटी में हिंदू जाके फिर से रहना नहीं शुरू करेगा और वहां भूमि अधिग्रहण करके सीआरपीएफ की, बीएसएफ की बड़ी बड़ी कॉलोनीज वहां पे बनाना चाहिए और उसके साथ लगे हुए कश्मीरी हिंदुओं की कॉलोनीज बनावें जो शस्त्र से लैस हो और पूरे देश से वहां पे ले जाके बसावें। घाटी की डेमोग्राफी जब तक नहीं बदलेंगे, बिहार के हमारे तमाम लोग हैं जिनको वहां पे खेत अलॉट कर दें, जमीन अलॉट कर दें एंड चेंज द डेमोग्राफी ऑफ कश्मीर वैली। ये लड़ाई हमको डेमोक्रेसी के हिसाब से नहीं लड़नी है, ये लड़ाई की तरह लड़नी है और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हमको करना पड़ेगा, भारत को बचाने के लिए करना पड़ेगा। घाटी की डेमोग्राफी को बदलिए, चेंज द डेमोग्राफी ऑफ वैली। डेमोक्रेसी तब जाके बचेगी, हिंदू तब जाके बचेंगे और इसकी जड़ में इस्लाम की शिक्षाएं हैं। ऐसे भारत में परेशानी नहीं पैदा कर रहे हैं। इजराइल तो जूझ रहा है, सूडान में क्या हो रहा है, नाइजीरिया में क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है, कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट अगर चल रहा है, एक यूक्रेन और रशिया की कॉन्फ्लिक्ट को आप छोड़ दें तो बाकी सारे कॉन्फ्लिक्ट इसी तरह के हैं जो दो देशों के बीच में नहीं चल रहे हैं। एक देश है या एक सरकार है, उसके खिलाफ कुछ लोग हैं, हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम आतंकवादी हैं। और कतर और सऊदी अरेबिया और ईरान, ये तीनों ऑयल रिच कंट्रीज हैं, इनके ऊपर इनको सख्त चेतावनी देनी चाहिए। अभी डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरेबिया के राजा से मिल रहे हैं और अपने सन इन लॉ के बेटे के साथ निवेश करा रहे हैं। तो जो डोनाल्ड ट्रंप की तो अलग कहानी है, वो अपने बेटे के लिए क्रिप्टो करेंसी में पाकिस्तान में समझौता कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया के राजा से अमेरिका के अंदर अपने सन इन लॉ की कंपनी में निवेश करा रहे हैं। अमेरिका भोगेगा। ट्विन टावर्स उसके न्यूयॉर्क में गिरे थे, उसी में वहीं पे हमदानी मेयर बन करके आया है। तो ईश्वर न्याय करेंगे। लंदन भी बहुत उछल कूद करके भारत का विभाजन कराया था ना, आज वहाँ पाकिस्तानी वहाँ पर ग्रूमिंग गैंग चला करके कम से कम 30,000 लड़कियों का जीवन बर्बाद कर चुके हैं। हम तो लड़ ही रहे हैं, पर हमको लड़ाई ठीक से लड़नी पड़ेगी। घाटी के अंदर से आकर के डॉक्टर्स अगर पहलगाम और पुलवामा से आकर के ये कर रहे हैं तो घाटी की डेमोग्राफी बदलिए, तब डेमोक्रेसी बचाइए। जमीन अधिग्रहण करके बड़ी बड़ी बीएसएफ सीआरपीएफ की और बिहार से हिंदुओं को ले जाइए। कश्मीरी हिंदू जो विस्थापित है उनके युवाओं को रिहेबिलिटेट करिए, वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करिए, उन्हीं के एरिया में इंडस्ट्री रिलोकेट करिए। और कश्मीर के जो घाटी में अमन पसंद मुसलमान हैं वो तभी अमन पसंद रह पाएंगे जब उनको कॉन्फिडेंस आएगा भारत की सरकार का और इस ढंग के उपाय का, तो एक भय भी पैदा होगा। बाकी ट्रांस बॉर्डर टेररिज्म के लिए ऑपरेशन सिंदूर जैसे उपाय जो है बहुत अच्छे हैं। भारत सरकार जब चाहेगी फिर से ऑपरेशन करेगी, पर भीतर हमको एक्शन लेना है। कश्मीर घाटी के डेमोग्राफी को बदलिए, तब डेमोक्रेसी को बचाइए। और फारूक अब्दुल्ला, ये बच्चों जैसे सवाल मत पूछो, बेवकूफ़ मत बनाओ। इनको क्या हो गया, कैसे हो गए,
अरे भैया, तुम्हारे मस्जिद के भीतर से जो तकरीरें तुम्हारे अनपढ़ मुल्ला दे रहे हैं, अब वो क्या कोट करते हैं, कैसे कोट करते हैं, कुरान की कौन सी आयतों से वो बातें समझाते हैं, वो कितनी सही है कितनी गलत है, ये हम लोग नहीं तय करेंगे, ये तुम लोग तय करो। पर होती खुराफात इन्हीं मस्जिदों से होती है, तुम्हारी उन शिक्षाओं से होती है। वरना 4 लाख रुपए पाने वाले डॉक्टर के पास अपने मरीजों का इलाज करने का पूर्ण काम हाथ में था, उसको न करके बम बन करके विस्फोट कर रहा है और मर रहा है। उसके पीछे उसकी शिक्षाएं हैं, हिंदुओं पर नफरत है, और दारुल हर्ब यानी काफिरों के देश को दारुल इस्लाम बनाने की उसकी एक योजना है। और ये सारी योजनाएं खिलाफत को इस्टेब्लिश करने की है, गजवाए हिंद की करने की है। अभी कोई इकोनॉमिक थ्योरिस्ट तो है नहीं, सोशल थ्योरिस्ट तो है नहीं, मॉडर्न थ्योरिस्ट तो है नहीं, ये सब तुम्हारे इस्लाम से निकल रहे हैं। इन सारी थ्योरीज को अमली जामा पहना करके वो सत्ता कायम करना चाहते हैं, ये उसके जड़ में है। इसलिए एक चाट पकौड़ी बेचने वाला कसाब और बम से फटने वाला डॉक्टर एक जगह खड़े होते हैं। ऐसे ढेर सारे टेक्निकली एजुकेटेड लोग हैं इसके बैकग्राउंड में हैं। इसलिए अब बेवकूफ मत बनाओ, भारत बेवकूफ नहीं बनेगा। वंदे मातरम, जय श्री राम।